जो कैसे आया, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर इन यूरोप। ये एज ऑफ रेवोल्यूशन था 1830 1848। ये जो थर्ड टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का विचार आया और किस तरह से ये पॉपुलर हुए। लिबरलिज्म क्या होता है? सबसे पहले तो लिबरलिज्म क्या है? द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड, मीन्स लेटिन वर्ड कौन सा? लिबर। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। तो ये जो टर्म लिबरलिज्म है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री, यानी कि फ्रीडम की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइबरल लोग थे, ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, वो क्या चाहती थी? इक्वालिटी चाहती थी, कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए। वो पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली दो तरह की क्या चाहती थी? ये दो तरह का लिबरलिज्म था। एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी कि ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ मांगता था, ठीक है, पॉलिटिकल की बात करें। और ये जो रेवोल्यूशनरी थे फ्रांस के, उन्होंने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया कि लाइबरल जो डेमोक्रेसी है जिसमें राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये पीछे पीछे इसमें बताया मैंने आपको कि इनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जो पुरुष थे जिनके पास संपत्ति नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, जो औरतें थी, इनको पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूड किया गया था। थ्रू आउट द 19th एंड 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड जो मैन थे उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट चलाए थे, उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की मांग की थी। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या था कि ये इट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशंस ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो मैंने अभी आपको कस्टम्स यूनियन की बात की थी, जॉर्डियन की बात की थी, ये फॉर्म किया गया था प्रशिया में, जिसमें जर्मन स्टेट्स को बहुत सारी जर्मन की जो स्टेट थी वो ज्वाइन कर गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो स्टेट ने जो पाबंदियां लगाई गई थी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स की, उसको एबोलिश कर लिया गया था, हटा लिया गया था, ठीक है। और जो यूनियन ने क्या कर दिया था, जो टैरिफ बैरियर्स थे और जो उसको हटाकर, ट्रेड बैरियर्स को हटाकर, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी 30 से कम करके वो दो तरह की करेंसी कर दी थी। तो अब हम पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या था। उसके बाद जो अगली क्लास निकल कर आती है वो कंजर्वेटिज्म था। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी कि कंजर्वेटिज्म कैसे लोग थे? ये जो कंजर्वेटिव एक अलग तरह का ग्रुप था। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, तो दे वांटेड मोनार्कियल सिस्टम, दे डिड नॉट वांट डेमोक्रेसी। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, वियना के अंदर जो समझौता हुआ था वो इसीलिए हुआ था, और ये चाहते थे कि दोबारा फिर से बर्बन डायनेस्टी का ही शासन आए। तो दे वर नॉट फेवर इन द डेमोक्रेसी। तो उसके बाद इनकी और क्या विचारधारा थी, ये किस तरह की विचारधारा रखते थे? अब मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी में विश्वास करते थे। ये चाहते थे कि जो ये मोनार्की में विश्वास करते थे, चर्च में विश्वास करते थे, और जो सोशल हायरार्की उनमें विश्वास करते थे। दे डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, ठीक है। मतलब वो दे डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी फॉर प्री रेवोल्यूशनरी डेज, यानी कि जो रेवोल्यूशन से पहले का जो समय था, सोसाइटी जिस तरह की थी, यानी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था, उसमें विश्वास नहीं करते थे। इसके बजाय वो कैसा महसूस करते थे कि एक मोनार्कियल सिस्टम ही उनका कल्याण कर सकता है, और वो जो राजाओं के शासन में विश्वास करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या कारण था ये जो स्ट्रगल्स हुए या रेवोल्यूशंस हुए? तो उसके पीछे था पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप्स। पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप के अंदर क्यों, किस तरह से हार्डशिप थी, कौन कौन सी हार्डशिप थी, किस तरह की मुश्किलें आई? देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, यानी कि उस समय जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती गई। और जब पॉपुलेशन बढ़ती है और अगर बैड हार्वेस्ट होती है, जो सीवियर विंटर था, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण फसलें अच्छी नहीं हुई थी, तो फूड की शॉर्टेज हो गई। दूसरा क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मशीनीकरण आ गया। मशीनों ने जो है लेबरर्स का स्थान मशीनों ने ले लिया। जहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते थे, उसे एक अकेली मशीन काम कर देती थी। तो यानी कि वो 10 जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए, उनकी नौकरियां जाती गई।
तो इस तरह से क्या हुआ कि हंगर की सिचुएशन आ गई, भुखमरी की सिचुएशन आ गई, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। तो अब जब मरता क्या ना करता, जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ देखेगा तो वो क्या करेगा? आखिरी हथियार उसके पास रेवोल्यूशंस होता है, क्रांति होता है और विरोध करना होता है। फ्रांस के अंदर भी ऐसा ही हुआ, जो बर्बन किंग था उसे उखाड़ फेंका गया। ठीक है, जब दोबारा फिर से क्या आ गया था, बर्बन जो मोनार्कियल सिस्टम दोबारा आ गया था तो उसको दोबारा फिर से उखाड़ फेंका गया और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की थी वहाँ सेटअप कर दी गई। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्कियल सिस्टम में फ़र्क है। मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है कि राजा का जो है अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। यहाँ पर राजा एक नॉमिनल हेड होता है, यानी एक नाम मात्र का मुखिया होता है और उसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होता है। तो लुइस फिलिप को इसका हेड बना दिया गया। तो इसके बाद आया रेवोल्यूशंस ऑफ ब्रसल्स। बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। जो ब्रसल्स के अंदर क्रांति हुई उसमें बेल्जियम क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम जो नीदरलैंड था उससे अलग हो गया इस क्रांति में। उसके बाद है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। अगर हम बात करें ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का ये 1821 में ग्रीस में शुरू हुआ। ये जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस था कहाँ से शुरू हुआ? ग्रीस में 1821 में शुरुआत हुई। ये याद रखना कब शुरुआत हुई इसकी, इट स्टार्टेड इन 1821। ड्यूरिंग द ग्रीक वार पब्लिक गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक्स, यानी कि जब ग्रीक वार हुआ तो जो पब्लिक थी उसे किन किन लोगों से सहायता मिली? ग्रीक से मिली, वेस्टर्न यूरोप से मिली, और जो आर्टिस्ट एंड जो पोइट्स थे उन्होंने खुलकर समर्थन किया इस ग्रीक वार का और अपनी खुली सपोर्ट प्रदान की। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी किसकी हुई थी? कॉन्स्टेंटिनोपल जो ट्रीटी हुई थी ये 1832 में हुई थी। जो ग्रीस था इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई उसमें क्या हुआ कि जो 1832 के अंदर हुई थी ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। उसके बाद है मेकिंग ऑफ जर्मनी 1871। किस तरह से आगे हम पढ़ेंगे कि जर्मनी 1871 के अंदर 1871 में क्या बना? जर्मनी बना। और इटली का जो निर्माण है 1861 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? यूके का निर्माण कैसे हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म। अब ये रोमांटिसिज्म क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्टेड नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस। एक कल्चरल मूवमेंट था जिसने नेशनलिज्म को साइंस और रीजंस के कारण अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि जो नेशनलिज्म है उसे आर्ट, साइंस एंड लव के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। यानी कि ये टोटली किस में बिलीव करते थे? रोमांटिसिज्म वाले जो लोग थे वो आर्ट, साइंस और लव में विश्वास करते थे। चाहते थे कि राष्ट्रवाद जो है वो किस तरह से विज्ञान, लव और कला के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से मेकिंग ऑफ नेशनल स्टेट कैसे बनी उसके बारे में, और हमने पढ़ा कि द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848। पहले हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा पढ़ा हमने एज ऑफ रेवोल्यूशंस फ्रॉम 1830 टू 1848। तो आज आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने नोट करने हैं और लिखने हैं। तो इसमें जो मेजर क्वेश्चंस हैं, जुलाई रेवोल्यूशंस के बारे में आप लिखेंगे, व्हाट वाज रोमांटिसिज्म क्या था, और हाउ वाज सोसाइटी डिवाइडेड इन यूरोप।